गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में कौन कौन नहीं था जब छुट्टी हुआ था उस टाइम? ओके, तो पिछले क्लास का जो थोड़ा बहुत बताया गया था सिलेबस वगैरह और किताब वगैरह के बारे में, तो उसका लेक्चर यूट्यूब पे आज अपलोड होगा। ठीक है, उसको अपलोड होना था पहले ही, लेकिन वो आज अपलोड होगा। ठीक है, तो जो क्लास वो नहीं अटेंड किया था, आज उस वीडियो को देखकर और जो जो बताया गया है उसको पूरा फॉलो अप कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज से ये सब्जेक्ट शुरू होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसी को सिविक्स पॉलिटी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में चर्चा शुरू होगी। जो लोग पीछे आए थे, मतलब पिछले क्लास में थे, तो बोला गया था सिलेबस पूरा लिख लेने के लिए, तो लिख लिए होंगे पूरा। कौन नहीं लिखा है एक बार हाथ उठाओ। टेलीग्राम पे सेंड किया गया था ना सिलेबस, सबको लिख लिया है? कौन नहीं लिखा है हाथ उठाओ। जो तो नहीं आया था वो तो नहीं लिखा होगा, जो आया था उसमें से कौन नहीं लिखा है? तुम पीछे लिख लियो, तुम लिखे हो पीछे? चलो ठीक है। तो सिलेबस जो लिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग इसमें जो पहला टॉपिक है भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार, और फिर भारतीय संविधान का विकास, इस टॉपिक को देखेंगे। और इसमें जो जो भी बातें हैं उसको सारे करेंगे बातें। किताब उताब जो बोला गया था, बुक्स वगैरह ले लिए होंगे, नहीं तो फिर आने वाले 1-2 दिन में उसको ले लीजिएगा, क्योंकि घर पे उसको पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। क्लास नोट्स तो रहेगा ही, जिसमें बहुत सारे किताब को हम पढ़ के समझ के और बाकी सारी चीज़ें लिखवाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले क्लास नोट्स रहेगा, जिसमें लगभग जितने महत्वपूर्ण किताब एनसीईआरटी वगैरह होगा, सारा चीज़ का निचोड़ मिलेगा। फिर भी घर पे एक रेफरेंस बुक होना चाहिए कि आप भी थोड़ा खुद सेल्फ स्टडी कर सके। तो उसके लिए जो किताब वगैरह बताया गया है उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है ये भारतीय संविधान का, भारत का संवैधानिक विकास। हेडिंग डालिए इसको कॉपी पे नीचे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास। हो गया? एनसीईआरटी किताब का नाम सुने आप लोग? बोर्ड पर हो? एक बीटीसी का बुक होता है बिहार गवर्नमेंट का, जो बिहार के स्कूलों में चलता है। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एनसीईआरटी का बुक चलता है, जो लगभग पूरे देश में एक मतलब सेम होता है। इसलिए भारत में कंडक्ट होने वाले जितने सारे एग्जामिनेशंस हैं, उसके सारे जो एग्जामिनेशंस है उसका क्वेश्चन लगभग कहाँ से बनाया जाता है? एनसीईआरटी बुक से। अब आप सोच रहे हैं सर बिहार में तो बिहार के टेक्स्ट बुक से बनना चाहिए, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में चलता है। और पूरा अलग नहीं है। जैसे 6 क्लास का एनसीईआरटी आप देखोगे हिस्ट्री का, तो प्राचीन भारत का इतिहास है एनसीईआरटी में भी, और बिहार वाले में भी एनसीईआरटी, सॉरी, वो प्राचीन भारत का इतिहास है। लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग बातें हैं सिलेबस और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी किताब जो कि पूरे भारत लेवल पे चलता है, इसलिए कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी फंसता है हाई कोर्ट वगैरह या कहीं कोर्ट वगैरह पे डिस्कशन में जाता है, तो रेफरेंस बुक के तौर पे सबसे पहले जो किताब प्रेजेंट किया जाता है उसका नाम क्या है? एनसीईआरटी। आप दिल्ली में पढ़े तो, चाहे केरल में पढ़े, चाहे अरुणाचल प्रदेश में पढ़े तो, चाहे बिहार में बैठ के पढ़े तो, लगभग ये सभी जगहों पे ये किताबें चलती हैं। बात समझ में आया कितना? अब ये सिविक्स से संबंधित किताब तो आप पढ़े होंगे, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, तो जिसका साइंस होगा वो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 10 तक तो पढ़े होंगे ना लगभग। तो इसको समय समय पे पढ़ते रहना है, क्योंकि ये जो किताबें बनती हैं इतना आसान नहीं है। पूरा एक पैनल बनता है पढ़े लिखे लोगों का, फिर उस सारी चीज़ों पर रिसर्च होता है,
बाकी के एजुकेशन सिस्टम बाकी देश का देखा जाता है, अभी की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से सारी चीज़ों को इन किताबों को लिखा जाता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पतली पतली किताबें हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपकी समझ विकसित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे 7वां 8वां किताब, तो आपको ऐसे नहीं समझना है कि हम 12वां 13वां और ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 7वां 8वां किताब क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ के लिए इसको पढ़ना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इसको जरूर जब भी बताया जाए उसको आप फॉलो करिए और पढ़िए। अब एनसीईआरटी किताब कहाँ मिलेगा, तो एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप हार्ड कॉपी खरीद लें इस किताब का, मार्केट में मिलता है। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी नहीं खरीदना चाहते हैं तो फिर सॉफ्ट कॉपी इसका पढ़ेंगे। सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगा, तो जाना है AFEIS NCERT, ये लिखना है, यहाँ पे दिख रहा है AFEIAS NCERT। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे NCERT बुक, बहुत सारे साइट हैं, आप कहीं से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम प्रेजेंट करेंगे 8 क्लास का NCERT। 8 क्लास के NCERT में भी हम बात करेंगे इतिहास भूगोल नहीं, नागरिक शास्त्र राजनीतिक जीवन पार्ट 2। बाकी 6-7 में भी कुछ बातें दी गई हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ेंगे तो पहला ही चैप्टर है भारत का संविधान मीन्स व्हाट, भारत का संविधान क्या है, उसको कैसे पूरा लिखा गया और कैसे पूरा संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे वो रिलेट करेगा चैप्टर, इसलिए पढ़ेंगे तो फिर वहाँ से उसको फायदा मिलेगा आपको समझने में। चलो ये खुलता है तब तक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी इसको बताते हैं। तो ये वाला टॉपिक हेडिंग डाल लिया, 30 वाले टॉपिक के बारे में बात करना है, भारत का संवैधानिक विकास। कहने का मतलब कि 26 जनवरी 19 पीछे क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में क्या हुआ, लागू हुआ, पता ही होगा आपको। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी से पहले ही भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, उस संविधान सभा में लगभग 300+ लोग थे, जो बाद में चलकर 299 हुए, और इन सारे लोगों ने मिलकर भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 तक बनाकर क्या कर लिया, तैयार कर लिया। लेकिन इस संविधान को, भारत के संविधान को लागू किया कब, 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्या होता है, एक ऐसा किताब, ऐसा बुक, ऐसा टेक्स्ट जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है, या फिर नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। आगे इसका डेफिनेशन लिखवाया जाएगा जब संविधान आगे बढ़ेंगे हम तब। सिंपल सा शब्द में बस इतना समझना है, कोई आज के डेट में पूछे कि भारत का संविधान मतलब क्या, तो संविधान का डेफिनेशन बताना है कि नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, संविधान बोलते हैं। अब जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है, अब जाहिर सी बात है कि भारत देश को चलाया जाएगा तो भारत का संविधान होगा, पाकिस्तान देश को चलाया जाएगा तो पाकिस्तान का संविधान होगा। तो लगभग सभी देशों का अपना अपना क्या है, संविधान। वैसे भारत का भी अपना संविधान है जो पूरे देश में 26 जनवरी 1950 से क्या है, लागू है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब ये 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ, उसके पहले भारत में ब्रिटिश का शासन था। आपको पता है, देश गुलाम था, ब्रिटेन के हम अधीन थे। तो ब्रिटिश जब हम पे रूल कर रहे थे, लगभग 200 वर्षों तक जब ब्रिटेन हम पे शासन किया, तो इस शासन के क्रम में जैसे अभी मान लो कि देश चल रहा है भारत के संविधान से, तो ब्रिटेन जब भारत पे रूल कर रहा होगा तो उस समय भी तो कोई नियम कानून होगा, बोलो ना जैसा, तो कोई नियम कानून होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस नियम कानून के माध्यम से उन्होंने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो फिर देखेंगे ना भाई वो 200 वर्षों में किस तरह से भारतीय लोगों को शासन किया। फिर उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वो भी हम अपने भारत के संविधान में क्या कर लेंगे, शामिल करेंगे।
इसलिए सबसे पहले भारत के संविधान पे आने से पहले ये समझना पड़ेगा कि 200 साल तक ब्रिटिश ने हम पे किस तरह से रूल किया, कौन कौन से नियम कानून बनाए और 200 वर्षों तक भारत को लगभग चलाया। तो पहले उन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है और आगे की बातों को समझने के लिए भी क्या होगा, जरूरी हो। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है। जो लोग पढ़े होंगे विश्व भूगोल उनको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पॉलिटिकल मैप है, कहीं पे लिखा भी होगा वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में क्या होता है कि इसमें जितने सारे कंट्री का सीमा रेखा ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एक फिजिकल मैप भी होता है। तो फिजिकल मैप में किसी भी कंट्री का सीमा रेखा ड्रॉ नहीं किया जाएगा, उसमें नदी पर्वत पठार वो सब फिजिकल मैप में दिखाया जाता है। लेकिन ये पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप में देखो यहाँ पे भारत है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सबका बॉर्डर क्या हो रहा है, दिख रहा है। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। वैसे ही भारत का भी मैप होगा, तो भारत का भी एक पॉलिटिकल मैप होगा, भारत का एक फिजिकल मैप होगा। भारत के पॉलिटिकल मैप में पूरे भारतीय राज्यों का सीमा रेखा खींचा गया होगा और जो फिजिकल मैप होगा उसमें केवल नदी पर्वत पठार के बारे में दिया होगा। वैसे बिहार का भी मैप होगा, तो बिहार के मैप में पूरा जिला डिस्ट्रिक्ट का पूरा क्लिक मतलब वो ड्रॉ किया गया होगा और फिजिकल मैप में सब पर्वत पठार दिया होगा। वैसे ही गोपालगंज जिला का मैप होगा जिसमें सारे ब्लॉक का सीमा रेखा खींचा गया होगा। देखें हैं कभी गोपालगंज का मैप? नहीं देखें तो गूगल मार के घर पे जाइए तो देखिएगा गोपालगंज मैप, जिसमें कितने ब्लॉक है गोपालगंज में? 14 ब्लॉक का पूरा सीमा रेखा आपको ड्रॉ किया हुआ मिलेगा। सबको पता था 14 ब्लॉक है? ठीक है, तो इस तरह से ये मैप है, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये पॉलिटिकल मैप है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस पे 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप जिसको आप बोलते हैं। महाद्वीप किसको बोलते हैं? अच्छा, पूरा ये पृथ्वी का है, गोल जो पृथ्वी आप देखते हैं उसको ये फ्लैट पेज पे दिखाया गया है 2D पे। कोई दिक्कत परेशानी? अगर पूरा ऐसे पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, ये अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इस पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल अगर बात करोगे तो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। 51 करोड़ किलोमीटर पूरा पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जिसपे लगभग 71% पे जल है। 71% लगभग 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे क्या है? जल है। बाकी जो रिमेनिंग 29% है उस पे पूरी तरह से स्थल है। स्थल और जल समझते हैं ना? ठीक है, मतलब भूमि है और दूसरा जल है। जैसे जितना ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब क्या है? जल है या पानी है? बात समझ में आ रहा है? और जितना ये सब दिख रहा है ये सब क्या है? स्थल है। तो पृथ्वी पर जितना स्थल है उससे दुगुना से भी ज्यादा एरिया में क्या है? जल है। किसी को ज्यादा जमीन की आवश्यकता है तो जाए भाई पानी वहां से हटा दे और पूरा उस जमीन पर क्या कर ले? कब्जा कर ले। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। यहाँ तो कोई अब जो 29% एरिया स्थल का है, अब कुछ लोग सोच रहे हैं तो फिर सर पर्वत पठार वगैरह कहाँ है? नदी और जल तो बता, सॉरी जल और स्थल तो बता दिए, पर्वत पठार कहाँ है? तो पर्वत पठार या तो जल में होगा या तो स्थल पे होगा। अब जो 29% एरिया उस पर 7 कॉन्टिनेंट है। कितने? 7 महाद्वीप जिसको आप बोलते हैं या महादेश बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। एक ऐसा बड़ा भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं महादेश या कॉन्टिनेंट। कोई दिक्कत? जैसे ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, तो एक ये पूरा भूखंड है और इसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो एक महाद्वीप है ये। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया, नाम सुने? नहीं सुने तभी सुन लीजिए। इसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो ये भी एक क्या है? महाद्वीप है। एक यहाँ पे दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, चारों तरफ जल दिख रहा है, तो ये भी क्या है? एक महाद्वीप है। 3 तो बता दिए। एक यहाँ पे है अफ्रीका, 4 हो गया। एक यहाँ पे है यूरोप, 5 हो गया। एक यहाँ पे ये पूरा क्या है? एशिया है, हालांकि ये यूरोप में आता है, रसिया का कुछ पार्ट। और 7वां क्या है? यहाँ पे अंटार्कटिका, बर्फ से ढका हुआ। तो ये 7 महाद्वीप है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे जो चर्चा स्टार्ट होना है उसमें एक कॉन्टिनेंट को आप ध्यान में रखें, यूरोप का नाम सुने होंगे, काफी डेवलप है, बोलो ना जी इसनो, मतलब काफी विकसित महादेश है, मतलब विकास यहाँ पे ठीक ठाक हुआ है।
इसी यूरोप में एक यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन के नाम से आप जानते हैं। नाम सुने? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, जिसके प्राइम मिनिस्टर पहले ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति थे, अभी तो नहीं है, चुनाव हार गए। वहाँ पे दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ पे है ब्रिटेन। यहाँ पे जैसे भारत में देखोगे तो भारत में जो कार्यपालिका है, अच्छा आगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका समझेंगे, तो भारत में एक प्राइम मिनिस्टर है भाई, नाम सुने ही हो, जानते ही आप, मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अभी इनकी एक मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद मतलब कुछ मंत्रियों का समूह है जिसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, और इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये केंद्रीय कार्यपालिका के पार्ट है, और केंद्रीय कार्यपालिका के सबसे टॉप पे जो सबसे पहला केंद्रीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है कौन? राष्ट्रपति। तो भारत में एक राष्ट्रपति भी है। तो सबसे पहले टॉप पे भारत का प्रथम नागरिक या भारत का पहला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए नीचे प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की टीम रखी गई है। लगभग 60, 70, 75, 80 लोगों की एक टीम रखी गई है जो राष्ट्रपति के कार्य में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। भारत चूंकि रिपब्लिक के स्टेट है, इसलिए हमारा प्रेसिडेंट चुनाव के माध्यम से चुन कर आता है, मतलब प्रॉपर इलेक्शन होता है। जैसे अभी कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। तो फिर उनका इलेक्शन हुआ था, वो चुन कर आई हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर नीचे प्राइम मिनिस्टर और इन लोग का भी सब ये चुनाव के माध्यम से आए हैं। इससे अलग ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है जिसके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक सेम है, वहां पे भी एक प्राइम मिनिस्टर है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? और वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर का अपना मंत्री परिषद है, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे राष्ट्रपति न होकर यहाँ का राजा महाराजा या किंग या क्राउन जो भी बोल लीजिए, वो किंग है, राष्ट्रपति नहीं है। मतलब भारत में जो राष्ट्रपति है वो चुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो किंग है वो चुना हुआ नहीं है, वो वंशानुगत चलते जाता है। वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी गया तो दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी गया तो तीसरा पीढ़ी, से ऐसे वो चलते आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं सर दुनिया इतना आधुनिक हो गई, ब्रिटेन के लोग अभी क्यों इसको मतलब अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, किंग को रखे हुए? तो बस समझ लीजिए कि कुछ विशेष नहीं है, इनसे कोई इस प्राइम मिनिस्टर को कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, क्योंकि जो भी काम करना है वो सब नीचे कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। बस ये सिग्नेचर मोहर के लिए बस इनके पास फाइल वगैरह या जो भी नियम कानून है वो जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, तो अभी बोले कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद है। संविधान का आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे 74, जिसमें साफ साफ शब्दों में संविधान में ही लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा, भोजन भाषण उद्घाटन को छोड़कर, मतलब क्या खाएगा वो तो डिसाइड कर सकता है ना भाई, बाकी राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के सलाह से करेगा, बिना सलाह से कोई काम ही नहीं करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? वैसे ही यहाँ पे किंग जो भी काम करेगा वो सब मंत्री परिषद के सलाह से। तो जितना काम तो सब कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद। इसलिए किंग को कोई दिक्कत परेशानी, किंग के रहने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जिस दिन होगा ब्रिटेन के लोग इसको में भी हटा दें, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था कंटिन्यू है। तो इसी को हम क्राउन, किंग अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन जैसे देश का प्रथम नागरिक भारत में राष्ट्रपति है, वैसे ही ब्रिटेन देश का प्रथम नागरिक वहाँ का क्राउन या किंग है। भले ये लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहाँ के प्रथम नागरिक किंग है। यानी कोई भी काम होगा इसी के प्रस्ताव या इसी के नाम से होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अच्छा, मैप में पूछ रहे हो क्या कुछ? मैप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझते हैं? जैसे ये पूरब हो गया, ठीक है, ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिम, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका ऊपर नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। इतना तो समझते हैं। अब यहाँ पे है आपका ग्रेट ब्रिटेन, लंदन या ब्रिटेन जो भी आप कह ले, और यहाँ पे है भारत। तो ब्रिटेन से भारत किधर है? पूरब में, ईस्ट में है। इधर से देखोगे तो ईस्ट में ही है ना, बोलो ना जी इसमें, ठीक है। अब ये कंपनी कैसे बनी, कैसे व्यापार करने के लिए आई, कैसे भारत पे कब्जा हुआ, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अभी पॉलिटी में इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे।
1600 ईस्वी में एक कंपनी बनी ब्रिटेन के लंदन में, एक प्राइवेट कंपनी बनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन में बनी। ये लोग व्यापार करने के लिए भारत पहुंचे, इस रूट से आए, बाद में इस रूट से आए, तो व्यापार करने के लिए कंपनी पहुंची भारत 1608 ईस्वी से। फिर आगे चलकर 1611 मसूलीपट्टनम, 1613 सूरत में इनका फैक्ट्री वगैरह खुलता है, और ये व्यापार करने के लिए कंपनी पहुंचती है कहाँ पे, भारत में। यहाँ तो कोई दिक्कत। जब कंपनी व्यापार करने के लिए पहुंचती है तो पूरा अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित करती है, व्यापार स्टार्ट होता है। इस समय भारत में मुगल काल चल रहा होता है, मुगल काल, जब कंपनी यहाँ पे आती है और पूरा अपना व्यापार वगैरह शुरू करती है। मुगल काल में बाबर, हुमायूं नाम सुने होंगे, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लास्ट जो इसका महत्वपूर्ण शासक था मुगल डायनेस्टी का, वो था औरंगजेब, जिसके मृत्यु 1707 ईस्वी में क्या हो गई, मतलब इसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई वैसे धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होता गया। यहां तक कोई दिक्कत पर्सन? जैसे जैसे ये कमजोर होता गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होती गई। अब ये पूरा कहानी है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, लेकिन उसमें अभी आपको नहीं जाना है, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके मृत्यु के बाद से राज्य उसका बिखर जाता है, मुगल साम्राज्य की टूटने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज, और इसमें भी मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, इतना बात दिमाग में रखिए। अब ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है, धीरे धीरे इधर मुगल स्थिति कमजोर होता है, और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत होता। इसी मजबूती का परिणाम रहा कि यहाँ पे बंगाल का नाम सुने हैं, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र है बंगाल, बिहार से इधर जाएंगे तो पूरब साइड में आपको बंगाल मिलेगा। ये बंगाल उस समय सबसे समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि उस बंगाल में वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, या अभी का पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, ये पूरा रीजन उस वेस्ट बंगाल में उस बंगाल में शामिल था। तो काफ़ी एक शक्तिशाली क्षेत्र था, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्स से लेकर जल की उपलब्धता, एग्रीकल्चर, सब कुछ ठीक ठाक था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इस बंगाल को जीतने का प्रयास किया, और इस बंगाल में 2 युद्ध लड़ा। एक लड़ा 1757 में, जिस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को ब्रिटिश ने पूरा धोखे से जीता था। धोखा से मतलब समझते हैं, धोखा से इन द सेंस कि बंगाल का जो नवाब था इस समय, कौन था, सिराजुद्दौला, उसी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफर। कंपनी ने उसको बोला कि ऐसा करिए, आप सेनापति हैं, हमारा साथ दीजिए, मीर जाफर को पराजित करते हैं और फिर हम आपको बंगाल का नवाब क्या कर देंगे, बना देंगे। मीर जाफर इस बात पे राजी हो गया, और इस बात पे राजी हो गया तो कंपनी का साथ दिया। तो धोखे से इस युद्ध को ब्रिटिश ने जीता था। लेकिन इसके बाद जो युद्ध हुआ 1764 में, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध, नाम सुना है बक्सर का? जो पहली बार पढ़ रहा है वो कंफ्यूज मत होना कि क्या चल रहा है, प्लासी बक्सर कहाँ है, कैसे हो रहा है। 2 युद्ध हो गया, हमको पता नहीं चला, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी, स्पेशली जो नए हैं, अभी शुरुआती किए हैं, तो पढ़ेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे बातें सब क्लियर होती जाएंगी और आगे समझेंगे। अभी तो सिर्फ पॉलिटी शुरुआत हुआ है ना, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी बस जितना बताया जा रहा है उतना सुनते जाइए, दिमाग में जाने दीजिए। उसके बाद से 2-4-5 बढ़ेंगे, 2-4-5 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, बिहार के बक्सर में युद्ध लड़ा गया, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल का ही पार्ट था। बक्सर के युद्ध में भी कंपनी ने वहाँ के नवाब और मुगल सम्राट जो इस समय हुआ करता था, और एक और था अवध का नवाब, इन सबको मिलाकर 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। तो पूरा बंगाल का क्षेत्र में टैक्स वसूलने और तमाम चीज़ों का इनको अधिकार मिल गया। अल्टीमेटली कहे तो बंगाल पे इनका थोड़ा बहुत पूरी तरह से क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब इतने बड़े रीजन पे चूंकि अधिकार हो गया, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ का अब शासन तो चलाना है,
बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ का शासन चलाना है तो कुछ नियम कानून चाहिए ना, यहाँ के लोगों को मैनेज करने के लिए, यहाँ के पब्लिक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अपना व्यापार भी चल सके और प्रशासन भी ठीक ढंग से चल सके। जैसे अभी देश चलता है संविधान से, तो उस समय तो चलेगा ना बंगाल, कोई ना कोई तो नियम कानून होगा ना जिसके माध्यम से वो क्षेत्र को, प्रशासन को चलाया जाएगा। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब दो बात और ध्यान दीजिए। जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो बहुत होशियार कंपनी थी, अभी प्राइवेट जो लोग बनाए थे इसको, इनको जब आना था ना इधर व्यापार करने के लिए पूरब में, जैसे मान लो कि भारत में हमारी एक कोई कंपनी है और हमको जाना है नेपाल में व्यापार करने के लिए, मान लो कि टेलीकॉम की कंपनी है, टेलीकॉम समझते हो ना, सिम ओम वाला कार्ड, ये जियो एयरटेल टाइप का। अब हमको जाना है नेपाल में अपना नेटवर्क सब कुछ उसको डेवलप करने, तो हम सोचेंगे कि वहाँ पे जाएंगे, मान लो कि सब फ्री और दिए और ठीक से कमाने लगे, तब तक तो भारत का दूसरा कंपनी, मान लो कि जियो लेकर जा रहे हैं तो एयरटेल वोडाफोन सब चलाएगा। इसलिए सरकार से एक समझौता कर लेंगे हम कि हमको 10 वर्षों तक आइए, हम मिलजुल कर एक समझौता करते हैं, आपको कुछ पैसा देते हैं और 10 वर्षों तक एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और जब तक एग्रीमेंट साइन रहेगा 10 वर्षों तक केवल और केवल हमारी ही कंपनी नेपाल के साथ क्या करेगी, अपना वो ट्रेड करेगी, दूसरी कोई कंपनी यहाँ से नहीं जा सकती है, क्योंकि हमने सरकार से परमिशन लेकर वहाँ पे पहुँचे हुए। 10 साल के बाद हमको लगता है कि नहीं और रहना चाहिए, तो फिर सरकार को कुछ और पैसा देंगे, फिर 5 साल उसको बढ़वा लेंगे। लगता है कि नहीं और रहना चाहिए तो फिर कुछ और पैसा देंगे, और कुछ दिन बढ़वा लेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरी टेलीकॉम कंपनी को लगेगा कि सिर्फ हम ही कमाएंगे, तो सरकार को हमसे ज़्यादा पैसा देगी हमारा वो व्यवस्था खत्म करवाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार हमारे व्यवस्था को खत्म करके किसी और को भेज दे। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इधर पूर्व के साइड व्यापार करने आना था, तो सबसे पहले ये उस समय महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, इनके पास ही लोग गया और बोला कि पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए हमको चाहिए एकाधिकार, एक शब्द मोनोपोली जिसको आप बोलते हैं, एकाधिकार। इन्होंने रिक्वेस्ट किया महारानी से कि हमको एकाधिकार दीजिए, और शुरुआत में इनको 15 वर्षों का एकाधिकार मिला। एकाधिकार मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 15 वर्षों तक इस पूर्व के साथ क्या करेगी, सिर्फ व्यापार करेगी, और जब तक एकाधिकार ये बना रहेगा तब तक ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी इस एरिया में व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। कहाँ की? ब्रिटेन, क्योंकि महारानी ब्रिटेन की थी ना, पूरे यूरोप की महारानी थोड़े थी। बात समझ में आ रहा है? कॉन्टिनेंट मतलब एक महादेश होता है, महादेश में बहुत सारे देश होते हैं। जैसे यूरोप महादेश है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, देश है। तो ये सिर्फ ब्रिटेन उसमें से एक देश है, ये सिर्फ ब्रिटेन की महारानी थे, इसलिए एकाधिकार सिर्फ किस पे लागू होगा, ब्रिटेन। इसलिए शुरुआत में 15 वर्षों का एकाधिकार कंपनी को मिला था और यह आकर यहाँ पे व्यापार कर। अब जैसे ही बंगाल पे कब्जा हुआ तो ब्रिटेन की महारानी को लगा अच्छा ये तो एगो प्राइवेट कंपनी गई थी, वहां पे जाकर अपना कब्जा जमा लिया, पूरा वहां पे सारा व्यवस्था अपने हाथ में कर लिया। ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद ये लोग और मजबूत हो जाए, उधर से घूम घाम कर और ब्रिटेन के ही सत्ता को उलट पुलट दे, हम ही को हटाकर यहाँ पे शासक बन जाए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए वहां की जो सरकार है, क्राउन है, वो तो चाहेगी ना कंपनी पर अपना नियंत्रण क्या करे, स्थापित करे, कंपनी हमारे हाथ में रहे, वो हमारे हाथ से दूर न जाए। तो फिर यहीं से शुरुआत होती है। तो फिर ये लोग पहुंचते हैं वहां पे, क्योंकि ये 2 युद्ध में इनको काफी लॉस हो चुका था, मतलब इनका थोड़ा बहुत हानि भी हुआ था, या सेना उना का पूरा सहयोग वहां से ब्रिटेन के साइड से मिला हुआ था। तो ये लोग लोन के लिए कुछ पैसा उधार मांगा ब्रिटेन की महारानी से, तो उन्होंने शर्त रखी पैसा तो हम देंगे, बशर्ते कंपनी जो भी वहां पे फंक्शन करेगी वहां पे पूरा कार्य आप लोग करिएगा, लेकिन इसके लिए हम कानून बना कर देंगे, इसी कानून के अकॉर्डिंग कंपनी को भारत में क्या करना है, अपना कार्य करना है। तो ब्रिटेन की सरकार वहाँ की पार्लियामेंट या वहाँ की संसद या ब्रिटेन की क्राउन या ब्रिटेन की महारानी वहाँ से कानून बनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी कानून के माध्यम से भारत में अपना शासन चलाते।
व्यवस्था समझ में आया? जैसे अभी का देश चलता है भारत के संविधान से। संविधान का एक किताब है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति ये काम करेगा, प्रधानमंत्री ये काम करेगा, डीएम साहब ये करेंगे, बीडीओ साहब ये करेंगे, कांस्टेबल लोग ये करेगा, दरोगा, सबका काम लिखा हुआ है। उसके हिसाब से देश चल रहा है। तो उस समय 1764 और इस समय जब युद्ध जीता गया तो उस समय तो बंगाल को चलाना पड़ेगा ना। तो बंगाल को चलाएगी कंपनी, लेकिन ये जिस कानून के माध्यम से चलाएगी, ये कानून सब बनकर आएगा कहां से? ब्रिटेन से। तो कंपनी तो यहाँ की सारी व्यवस्था देखेगी, लेकिन कानूनी अधिकार सब चला गया किसके पास? ब्रिटेन की महारानी के पास। और धीरे से यहीं से ब्रिटेन की महारानी, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उस समय जो कानून बना उसी को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाने। यहां तो कोई दिक्कत? 1773 में ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर कंपनी को दिया गया, और ये पहला ही कानून पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग। उसके बाद से ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनकर आएगा। फिर 1793, 1813, 1833 और 1853 ये सब कानून बनाकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट कंपनी को देगी, और कंपनी यहाँ पे पूरा अपना प्रशासन को क्या करेगी? देखेगी। यहाँ तो कोई देगा। लेकिन इसी बीच 1757 में, सॉरी 1857 में, 1857 की क्रांति का नाम सुने होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं सुना है। 1857 की क्रांति का नाम सुने हैं? तो भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में। यद्यपि अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए, इस क्रांति में वो विजय हासिल हुए, लेकिन उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांति भारत में हुआ था। यहीं पे महारानी को मौका मिल गया और मौके पे चौका जड़ दिया। कैसे? जैसे युद्ध समाप्त हुआ, महारानी ने बोला कि आप लोग के बस की बात नहीं है, प्रशासन को ठीक ढंग से आपने नहीं चलाया, जिसके खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमको इतने बड़े क्रांति भारत में देखनी पड़ गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, फलाडिम का। इसका आरोप लगाकर 1858 में एक एक्ट पारित किया और बोला कि अब कानून हम तो आपको बना कर दे रहे थे, आप प्रशासन कर रहे थे, अब प्रशासन का अधिकार भी आपसे छीना जाता है, अब आप सिर्फ व्यापार पे फोकस करिए। मतलब प्रशासन भी आपको नहीं करना है, कानून भी बनाएंगे हम, और हमारा ही आदमी पूरी तरह से पूरे प्रशासन को देखेगा। आप अपना जो व्यापार करने गए थे उस व्यापार पे फोकस करें। और 1858 के बाद से प्रत्यक्ष रूप से भारत महारानी के या ब्रिटेन का क्या हो गया? अधीन हो गया। तब से जो कानून इधर बन कर आया है, ये सब ब्रिटेन की महारानी के द्वारा वहां से बन कर आता था, फिर उन्हीं की व्यवस्था के तहत पूरा भारत को चलाया जाता था। बात समझ में आया? अब इसमें से जो महत्वपूर्ण, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 4-5 बातें क्या क्या इसमें लिखा गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें 2-3 बातें क्या लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें जो बातें अब अंदर दी गई है उसको सारा पढ़ना है, जो आगे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। हम ये समझा दिया, भी समझ दिए। लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जहाँ से भारत स्वतंत्र होगा। फिर आगे चलकर 1946 में ही संविधान सभा का गठन होगा, और लगभग 3 साल तक पूरी तरह से भारतीय लोग अपना मेहनत करके और फिर एक संविधान बनाएंगे जो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। उसके बाद से भारत देश अपने देश के संविधान के माध्यम से चलेगा, और तब से यानी 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान से चल रहा है, और वर्तमान में भी भारत के संविधान से चल रहा है। जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन होते रहे हैं, अभी भी परिवर्तन क्या है? जारी है। बुझाया कि नहीं? हेडिंग डाले थे ना? ये डाले थे हेडिंग, भारत का डैश तक लिखे इंट्रो इसका। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई। व्यापार करने के लिए आई
पूर्ण विराम। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन 1757 के प्लासी का युद्ध 1757 के प्लासी का युद्ध 1757 के प्लासी का युद्ध 1757 की प्लासी का युद्ध एवं 1764 के बक्सर का युद्ध एवं 1764 के बक्सर के युद्ध को जीत लिए जाने के बाद बक्सर के युद्ध को जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ और धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, शॉर्टकट लिख दीजिए BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों यानी जीते गए क्षेत्रों, भारत के विजित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रशासन के लिए समय समय पर कुछ कानून बनाए गए। समय समय पर कुछ कानून बनाए गए जो भारतीय संविधान निर्माण में काफी सहायक रहे। जो भारतीय संविधान निर्माण में काफी सहायक रहे। जो भारतीय संविधान निर्माण में काफी सहायक रहे, हेल्पफुल, सहायक रहे, जिसका विवरण निम्नलिखित है। जिसका विवरण निम्नलिखित है। बोर्ड पर देखो। इंट्रोडक्शन समझ में आया जो लिखवाया गया है? अभी जो बता रहे थे हम पिछले 15-20 मिनट से,
सारा बात वही है कि बंगाल पर कैसे कंपनी का कब्जा स्थापित हुआ, फिर इस बंगाल पे शासन करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए उसी सब नियम कानून को आगे चल के पूरे भारत पे जो नियम कानून ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बनी है उसी के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है आपका। इसके पहले 6-7 का है, 8 क्लास का पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। ठीक है, जाकर घर पे इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये पूरा संविधान सभा कैसे बनी थी, पूरा संविधान कैसे बना है, इसके बारे क्या जाओ। कौन है जो स्कूटी किसका लगा है बाहर, किस कलर का, नंबर वगैरह दे दो, चाबी दे। ठीक है, तो जाके इसको पढ़ लेना है और ये संविधान कैसे बना ये पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 8वां क्लास का किताब पे पढ़ के तो हमको उम्मीद है कि आप समझ ही जाएंगे। बोलो ना, आगे फिर इसके बारे में समझाया जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए। तो इंट्रो समझ गए। अब जिसका विवरण निम्नलिखित है और ये वाला स्लाइड जाके घर पे बना लेना है आपको, नीचे कॉपी में पहले ये डिटेल्स आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ये कौन कौन से कानून बने यहाँ पे पूरा इसका डिटेल दिया है। सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन मतलब कंपनी अपना व्यापार भी करती थी और साथ ही साथ भारत पे अपना शासन भी चलाती थी। कोई दिक्कत परेशानी आता? कंपनी शासन तो चलाती थी और जितना एक्ट अधिनियम ये कानून है ये सब कानून कंपनी ने नहीं बनाया है। ये सब कहां से बन गया है? ब्रिटेन की संसद से बनकर आया हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंपनी प्रशासन चला रही है लेकिन ये कानून सब ब्रिटेन से बन के आ रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 का चार्टर एक्ट तक ये सब कंपनी वहां से ब्रिटेन से कानून बनकर आता था और कंपनी यहाँ पे प्रशासन को भी चलाती थी और अपना व्यापार भी करती थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी अब पूरे भारत के क्षेत्र को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है और भविष्य में ऐसा दूसरा कोई क्रांति और आंदोलन न हो जाए, इसलिए कंपनी से प्रशासन का अधिकार क्या कर लिया? छीन लिया और खुद अपने पास रख लिया। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ताज या क्राउन का शासन। ताज या क्राउन कौन है? जैसे भारत में राष्ट्रपति है वैसे ब्रिटेन में ताज या क्राउन। पीछे जो बताए थे वही ना है ये। तो अब ये पूरा प्रशासन किसके हाथ में चला गया? क्राउन के हाथ में। फिर इसका प्रतिनिधि भारत में वाइसराय आएगा और भारत के पूरे प्रशासन को क्या करेगा? हैंडल करेगा। और यहां से अब कंपनी का काम सिर्फ अब क्या हो जाएगा? व्यापार करना। अभी तक क्या था? व्यापार भी करती थी और शासन भी चलाते थे, लेकिन 1858 के बाद सिर्फ क्या करेगी? व्यापार कर। आगे फिर कुछ नियम कानून बनकर आएंगे और फाइनली 1947 में यहाँ से ये लोग जाएंगे और उसके बाद से फिर भारत का अपना संविधान का क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? सबके पास फोन होगा ना? नहीं होगा तो घर पे होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पीछे भी बताए थे हम, लक्ष्य सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में सर्च करना है, वहां से मिल जाएगा और जाकर इसको नोट डाउन कर लेना है। इसका क्लिप हम फोटो भेजेंगे आपको टेलीग्राम पे और इसको नोट कर लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो इसको समझने से पहले 3 चीज और समझेंगे। ये तो घर पे आप लिख लेंगे, ये आगे लिखाया जाएगा, बस यहाँ पे समझिए आप इसका मतलब क्या होता है। संविधान के 3 अंग है मुख्यतः। एक चौथा अंग मीडिया को या पत्रकारिता को शामिल किया जाता है, लेकिन अभी वो इस लेवल पे काम नहीं कर रहा है। दुनिया में 198वें नंबर पे है, मतलब भारतीय मीडिया दुनिया में मतलब 150 से ऊपर ही रैंकिंग है। ठीक है, तो इसलिए चौथे स्तंभ नहीं शामिल किया जाए तो ही क्या है? बेहतर है। तो 3 मुख्य स्तंभ है जिसमें एक होता है लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं विधायिका, आगे इसके बारे में लिखेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, और एक होता है जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। हिंदी से किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं तो सीबीएसई वाले लोग होंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम उनको समझने पड़े। ये बात समझ रहे हैं? तो एक होता है लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका। जहाँ पे भी संवैधानिक सरकार है और संविधान है तो वहाँ पे ये तीनों चीजें काम करती हैं। भारत में भी ये तीनों चीजें काम करती है। विधायिका क्या है? वैसी संस्था जिसके माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका। तो जहां से कानून बनता है वो कहां बनता है? विधायिका। कोई दिक्कत? तो जितना भी भारत में कानून बनता है, चाहे स्टेट लेवल पे बने चाहे सेंट्रल लेवल पे बने, ये सब के सब कहां बोलता है? विधायिका में।
और विधायिका दो जगह पे है। केंद्र में जाएंगे तो हमारा पार्लियामेंट या क्या है, संसद है, और स्टेट में आएंगे तो सभी स्टेट का अपना अपना विधानमंडल है। नाम सुने हैं विधानमंडल? पटना कभी गए होंगे तो देखे भी होंगे, है पटना में पटना बिहार विधानमंडल। सभी देश की राजधानी में वहां की विधानमंडल है। केंद्र सरकार को कोई भी कानून बनाना होगा तो वो कहाँ बनाएगी? संसद में। जैसे अभी वक्फ बिल चर्चा में है तो उस पर कानून बना तो वो कहाँ बना? संसद। संसद में बनाए गए कानून सामान्यतः पूरे देश में लागू होता है। जैसे अमित शाह का भाषण आप सुन रहे होंगे तो पार्लियामेंट में उन्होंने क्या बोला कि संसद बना रही है, पूरा देश में क्या होगा? लागू होगा। तो सामान्यतः पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है वो पूरे देश में क्या होता है? लागू होता है। कोई दिक्कत? राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो सिर्फ अपने राज्य में सामान्यतः लागू होता है, सामान्यतः का अधिकांश केस में। जैसे बिहार सरकार कोई कानून बनाए तो कहाँ लागू होगा? बिहार में। मान लो शराबबंदी के ऊपर कानून बनाई बिहार सरकार तो बिहार में लागू होगा, यूपी का शराबबंदी थोड़े ना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? खत्म भी करना होगा तो बिहारी के खत्म करेंगे, इसलिए स्टेट वाला स्टेट में बनता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विधायिका है जहां से पूरा कानून का क्या होता है? निर्माण होता है। तो विधायिका मतलब जहां पे कानून बनाया जाता है उसका नाम क्या है? विधायिका या लेजिस्लेचर है। केंद्र लेवल पे पार्लियामेंट या संसद, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर या इसको विधानमंडल के नाम से जाना। आगे डिटेल पढ़ेंगे हम संसद का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का, विधानसभा, विधान परिषद कैसे काम करता है, कैसे कोई बिल बनता है, वो सब अभी भविष्य की बातें हैं। अभी फिलहाल इतना समझिए कि विधायिका जहां से कानून का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम भी बोल रहे हैं कि ब्रिटेन से कानून बनकर आता था, तो ब्रिटेन में भी ये सारा काम कौन कर रहा होगा? वहां की विधायिका। बोलो ना जी, सुनो। और विधायिका बोले तो वहां की संसद या वहां की पार्लियामेंट, वहां की संसद कानून बनाकर भेजती थी और कंपनी यहाँ पे कार्य कर। अब जो कानून बन गया, इस कानून को लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का है। इस कानून को कौन लागू करेगी? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में भी बहुत सारे लेयर हैं। जैसे केंद्र सरकार की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद के जितने सारे लोग हैं, ये सब क्या है? कार्यपालिका के पार्ट हैं। ये लोग सब कानून को क्या करते हैं? लागू करवाते हैं। स्टेट में आएंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, गवर्नर है, ये सब भी लोग भी क्या है? कार्यपालिका के पार्ट हैं। जो कानून बना है उसको क्या करना है? लागू करवाना है। पंचायत में जाएंगे तो पंचायत में चुनी हुई जो सरकार है, मुखिया, सरपंच वगैरह, ये सब भी लोग भी किसके पार्ट है? कार्यपालिका के पार्ट। जितने सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, ये भी सब किसके पार्ट है? कार्यपालिका के। डीएम साहब यहाँ पे कानून ही लागू करवा रहे हैं, ये सब क्या है? कार्यपालिका है, जो कानून को क्या करती है? लागू करवाती है। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको क्या करती है? लागू। फिर न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं, उसके क्या करना? देख रेख करना। कोई गड़बड़ होगा तो उस पर न्याय करना। ये सारा काम किसका है? न्यायपालिका का। 3 लेवल पे भारत की न्यायपालिका है। सबसे पहले आप सर्वोच्च न्यायालय के नाम सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय कितना है भारत में? एक ही है। फिर नीचे जाएंगे तो स्टेट में आपको मिलेगा हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय कितना है? 25 है अभी। फिर नीचे जाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका इस बात को देखती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है, या फिर न्याय करने की जिम्मेदारी किसका है? न्यायपालिका का। ठीक है, तो ये 3 बात समझ गए। तो आगे जब भी अब लेक्चर में चर्चा, हालांकि इसको लिखवाया जाएगा, अब जब पार्ट 5 शुरू होगा तो फिर वहां से ये चर्चा में साथ आएगा। ठीक है, और पूरा तीनों का डेफिनेशन लिखवाया जाएगा और एग्जैक्ट बताया जाएगा कि कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका में कौन आता है, न्यायपालिका में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर उसके बारे में आप पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, फिलहाल इतना तो समझ गए। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका इसको जज करती है, या फिर जो कानून बना है उसको उसी ढंग से मतलब लागू हो रहा है कि नहीं इसको देख रेख करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत पड़ता नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट आपका काम क्या है? एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, 8 क्लास का। डाउनलोड करके हम भेज देते हैं, आप इतना तो मेहनत करोगे नहीं कि जाकर वहाँ से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो हम डाउनलोड करके भेजते हैं और फिर इस वाले स्लाइड को भी भेजते हैं।
जाकर घर पे इसको लिख लीजिएगा और फिर कल कहानी शुरू होगी आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और फिर धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगा और फिर इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? लुसेंट ले लिए हो? कम से कम लुसेंट तो होगा ना? बोल। तो लुसेंट में जाएंगे तो पहला चैप्टर खोलेंगे पॉलिटी का, तो उसमें आपको ये मिलेगा भारत का संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास क्रम, तो वहाँ पे ये मिलेगा। तो और पढ़ने का आपका मन हो तो आप उस किताब से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो जितना काम बोला गया उतना करके आइए, आगे कक्षा कल जारी रहेगा। आज लेट हो गया 10 मिनट शायद। ठीक है, टाइम से आ जाइएगा, 7:05 7:10 तक कक्षा शुरू हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।